हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा और अपना चैप्टर 7 में रेजोनेंस सर्किट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आता है रेजोनेंस कर्व। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना। जैसे रेजोनेंस सर्किट इंपॉर्टेंट था वैसे रेजोनेंस कर्व भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो डायग्राम बना हुआ है, कैसे बना है वो मैं समझा देता हूँ। IRMS का फॉर्मूला अपने पास में आया था, E/RMS/Z आया था, और Z का फॉर्मूला था √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा और आगे मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये हो सकता है E/RMS/रूट में R² + XL को अपन बोल सकते हैं 2πfL माइनस XC को अपन बोल सकते हैं 1/2πfC इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में IRMS का फॉर्मूला आया था। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे इस पूरे की वैल्यू जो है वो इनिशियली तो डिक्रीज होती है इसकी, और इस पूरे की वैल्यू इनिशियली इंक्रीज होती है। यानी कि IRMS की वैल्यू इनिशियली इंक्रीज होती है, तो IRMS की वैल्यू इनिशियली इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिस पर IRMS की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद में फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अपन बोलते हैं जिस कंडीशन में RMS करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उस कंडीशन को अपन नाम देते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी उस फ्रीक्वेंसी को अपन नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये अपने पास में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई FR। क्लियर? ऐसे ही यदि Z का ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो करंट बढ़ रही है तो Z क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब Z का यदि ग्राफ बनाए फ्रीक्वेंसी के साथ में, ये Z का फ्रीक्वेंसी के साथ में यदि ग्राफ बनाऊंगा तो करंट का इन्वर्स क्या होगा, Z बढ़ेगा तो IRMS कम होगा, IRMS बढ़ेगा तो Z कम होगा। ठीक है, तो Z कम होते होते जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उस पर Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और फिर से Z की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी तो करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, Z फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस कंडीशन में Z मिनिमम किसके इक्वल होता है, रेजोनेंस कंडीशन में अपन ने देख रखा है Z मिनिमम किसके इक्वल हो जाता है, R के, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में अपन बोलते हैं कि XL किसके इक्वल हो जाता है, XC के। ये कब होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंडीशन में XL जब XC के इक्वल हो जाएगा तो IRMS की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, E/RMS/R हो जाएगी। तो ये अपने पास में ग्राफ बनते हैं। और एक ग्राफ अपन और बनाए यदि फ्रीक्वेंसी का, किसके साथ में, XL और XC के साथ में यदि मैं ग्राफ बनाऊँ फ्रीक्वेंसी का, तो XL तो होता है 2πfL, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे XL की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये तो ग्राफ किसका बन रहा है, XL का। ठीक है, फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC की वैल्यू कम होती जाएगी, इन्वर्सली बन रहा है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC की वैल्यू कम होती जाएगी, और जहाँ पर XL और XC आपस में इक्वल हो जाएंगे वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ है, XL = हो गया XC। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तीन ग्राफ अपने बनते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इस ग्राफ की स्टडी करते हैं कि इधर की तरफ जो है, जैसे यदि मैं इधर की तरफ बात करूँ इस पे, तो इस कंडीशन में तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, यहाँ पर इक्वल हो गई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ऐसे इधर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम हो गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, और इधर की तरफ बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। ऐसे इधर की तरफ बात करेंगे तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इधर की तरफ हो तो अपन बोलेंगे F की वैल्यू कम है FR से, और इसके इधर की तरफ बात करेंगे तो F की वैल्यू ज़्यादा है FR से। ठीक है, अब देखो यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले की बात करें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले की बात करें तो XC की वैल्यू ज़्यादा है XL से, है XC की वैल्यू तो ये रही और XL की वैल्यू ये रही। इसका मतलब इस कंडीशन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले यदि अपन बात करें तो उस कंडीशन में XC की वैल्यू ज़्यादा होगी XL से, हो जाएगी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, XL = XC हो जाएगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद में क्या होगा, XL की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी XC से। दिख रही है चीज़, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसे इधर निकल गए ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये वैल्यू कम हो गई, यानी XL की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी XC से। क्लियर? तो ये अपने पास में तीन कर्व निकल के आते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। एक तो टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, अब हाफ पावर पॉइंट क्या होते हैं वो चीज़ समझना। IRMS मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो पावर होगी वो पावर क्या हो जाएगी, IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर, IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू क्या R हो जाएगी।
इस कंडीशन में तो ये होगी। अब ऐसी पावर बताओ या ऐसे पॉइंट्स बताओ जिस पर पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाएगी। तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर की हाफ कब होगी? जब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? पावर की वैल्यू हाफ कब होगी? या तो आर हाफ हो जाए तब पावर हाफ हो जाएगी, या आई आर एम एस की वैल्यू आई आर एम एस बाई रूट 2 हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है? पावर हाफ हो जाएगी। रूट 2 होते ही स्क्वायर होते ही क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि ऐसे पॉइंट्स में अपने पास में है जहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाए? करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट जो है आई आर एम एस मैक्सिमम उसकी 1/√2 हो जाए। यानी कि ऐसे पॉइंट जहाँ पर करंट की वैल्यू जो है आई आर एम एस मैक्सिमम का क्या हो जाए? √2 टाइम्स हो जाए। इन पॉइंट्स को अपन बोलेंगे हाफ पावर पॉइंट। इन पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा? पावर जो होगी वो मैक्सिमम पावर की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स पे जो फ्रिक्वेंसी है उसको मैंने नाम दे दिया ये F1 और इसको मैंने नाम दे दिया ये F2 दे दिया। तो ऐसे पॉइंट्स पे अपन को मिले जहाँ पर पावर जो होती है मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाती है, इन पॉइंट्स को अपन नाम देते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जब पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाती है। पावर हाफ कब होगी? जब करंट की वैल्यू जो होती है वो आई आर एम एस मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। तो स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा? 1/i। यदि मैं उसका पूरे का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? आई आर एम एस मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, यानी कि P/2, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी? P/2। यानी कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर पावर मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाती है उन पॉइंट्स को अपन नाम देते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है जिसको अपन नाम देते हैं बैंड विड्थ। नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको अपन नाम देते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ को डिनोट करते हैं डेल्टा बीटा से। ठीक है, बीटा से कैसे भी कर दो। बैंड विड्थ क्या होगी कि हाफ पावर पॉइंट्स पे जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है उसको नाम देते हैं बैंड विड्थ। जैसे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है? F2, यहाँ पे कितनी है? F1। तो डिफरेंस कितना होगा? F2 माइनस F1। यानी कि मैं बोल सकता हूँ बैंड विड्थ जो होगी वो क्या हो जाएगी? F2 माइनस F1। ये जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है यानी हाफ पावर पॉइंट्स पे जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को अपन नाम देते हैं बैंड विड्थ। ठीक है, तो ये अपने पास में बैंड विड्थ का फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है इसके अंदर? क्वालिटी फैक्टर। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक चलेगा। क्वालिटी फैक्टर को Q से डिनोट करते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है वो चीज़ समझना। क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और बैंड विड्थ का जो रेशो होता है इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इट इज़ द रेशो ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड बैंड विड्थ। ठीक है, बैंड विड्थ की वैल्यू पुट कर दो। बैंड विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये F2 माइनस F1 हो जाएगा। फिर यदि मैं इसको ऊपर नीचे 2π से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका फॉर्मूला एक और बन जाएगा 2πFR अपॉन 2πF2 माइनस 2πF1। 2πFR तो क्या हो जाता है? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ω/r। 2πF2 हो जाएगा ω2 और 2πF1 हो जाएगा ω1। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके आते हैं? क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले आते हैं। अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे क्वालिटी फैक्टर के। क्लियर? तो ω2 तो क्या हो गया? इस पॉइंट पे फ्रिक्वेंसी, और ω1 क्या हो गया? सॉरी, ω2 तो हो गया इस पॉइंट पर फ्रिक्वेंसी और ω1 हो गया इस पॉइंट पर फ्रिक्वेंसी हो गया, और ये ω/r क्या हो गया? इस पॉइंट के ऊपर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले निकल के आते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यदि अपन डराइव करें तो फॉर्मूला देखो कैसे डराइव होगा, उस चीज़ को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वालिटी फैक्टर के ये फॉर्मूले तो याद रखने ही है। और देखो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। इस ग्राफ को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ेगी अब अपन को थोड़ी सी। तो जगह देखो कैसे आएगी, जो जो चीज़ें एक बार काम की उसको रखते हैं, फिर बाकी बाद में वो भी हटा देंगे। ठीक है, तो अब अपने पास में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि मैं इस पॉइंट पे बात करूँ P1 पॉइंट पे, ठीक है, तो अपने पास में क्या होता है वो चीज़ समझना। मुझे ये पता है कि IRMS जो होता है वो होता है ERMS अपॉन Z। ऐसा ही होता है। अब यदि अपन बात करें IRMS मैक्सिमम, तो IRMS मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ERMS अपॉन Z मिनिमम, यानी कि क्या हो जाएगा? ERMS अपॉन R हो जाएगा इस तरह से। Z की जो वैल्यू होती है वो अपने पास में आती है रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होती है Z की वैल्यू। तो IRMS मैक्सिमम की वैल्यू अपने पास में आई है ERMS अपॉन R, यही आई है। अब समझो यदि मैं IRMS की वैल्यू पुट करूँ
आई आर एम एस क्या आया है, जब हाफ पावर पॉइंट था तो आई आर एम एस किसके इक्वल आया, आई आर एम एस मैक्सिमम बाई √2। यदि हाफ पावर पॉइंट की बात करेंगे तो आई आर एम एस किसके इक्वल आया, आई आर एम एस मैक्सिमम बाई √2। ये हाफ पावर पॉइंट की बात है। तो आई आर एम एस तो अपने पास में होता है ई आर एम एस डिवाइड बाई रूट में r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ठीक है, आई आर एम एस मैक्सिमम क्या होता था, आई आर एम एस मैक्सिमम हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन √2 इंटू आर हो जाएगा। ई आर एम एस से ई आर एम एस कैंसिल, √2 हटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2r हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का तो स्क्वायर क्या होगा 2 और r का स्क्वायर क्या होगा r² हो जाएगा। इस r² को उधर ले जाओ तो अपने पास ये बनेगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा r²। अब देखो, यदि मैं यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लूँ तो मेरे पास ये बचेगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इक्वल टू प्लस माइनस r, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इक्वल टू प्लस माइनस r। अब देखो, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले तो क्या होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले ओमेगा एल की वैल्यू कम होती है 1/ओमेगा c से, ऐसा ही होता है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले जब मैं ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c करूँगा तो कैसी आएगी वो वैल्यू, नेगेटिव में। तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट के लिए ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1c इक्वल टू माइनस r, यानी कि मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अब देखो इसको काम में लेंगे अपन, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा 1c इक्वल टू तो क्या आ जाएगा माइनस r, क्योंकि P1 पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ तो P1 पॉइंट के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी है ओमेगा 1। ठीक है, तो ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1c, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कम में से ज़्यादा को माइनस करूँगा तो माइनस में आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का r। यदि सेकंड पॉइंट के लिए बोलूँगा तो ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 2c, वो वैल्यू क्या आनी है प्लस में, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा XL की वैल्यू ज़्यादा है XC से, यानी कि सेकंड पॉइंट के लिए अपन बोलेंगे ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 2c इक्वल टू प्लस का r। ये दो फॉर्मूले अपने पास में निकल के आएंगे। अब इन दो फॉर्मूलों को अपन आगे चलाते हैं, बाकी सब मैं हटाता हूँ बोर्ड से, अपने कोई काम की नहीं है सर कुछ भी चीज़ें। तो अब देखो इनको ग्राफ को कैसे आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेशन जो है क्वालिटी फैक्टर की अपन कर रहे हैं, तो क्वालिटी फैक्टर जो है उसकी डेरिवेशन किस तरह से आगे बढ़ेगी उस चीज़ को समझना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग भी है, थोड़ा ढंग से समझते हुए चलना। ठीक है, अब देखो इनमें कुछ फॉर्मूले अपन पुराने भी काम में लेते रहे, अभी देखो किस तरह से काम में आएंगे अपने। तो ये दो फॉर्मूले अपने पास में आए, कौन कौन से, एक तो आया अपने पास में ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1c इक्वल टू माइनस का r, और एक अपने पास में आया है ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 2c इक्वल टू प्लस का r। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, एक बार तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1/c कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा इस तरह से। अब देखो एलसीएम ले लो या इस माइनस वाले टर्म को पूरे को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल इक्वल टू 1/c, और इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 आएगा, तो वो एक ही बात है। फिर देखो यहाँ से ये प्लस है ही, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल, c को इधर ले आओ या ओमेगा 1 ओमेगा 2 को इधर ले आओ, l को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/LC। और ये अपन ने फॉर्मूला रेजोनेंस कंडीशन में निकाला था कि 1/LC किसके इक्वल होता है ओमेगा r² में। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन अपने पास में ही आएगी। ठीक है, फिर यदि मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ से देखो क्या आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो क्या हो जाएगा l, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो प्लस में क्या होगा, इसमें से इसको माइनस किया और अपन माइनस कर रहे हैं, सॉरी एक बार मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। यहाँ मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, माइनस 2 में से -1 करो। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे माइनस का 1/ओमेगा 2c और माइनस का 1/ओमेगा 1c। ठीक है,
इक्वल्स टू क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो r माइनस माइनस आर कितना हो जाएगा 2r। देखो सही लिखा है, साइन में गड़बड़ नहीं हो जाए। इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस ये वाला, फिर क्या होगा माइनस का 1/ओमेगा 2c, ऐसे कैसे, ठीक है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस बाहर लगा देते हैं एक बार, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 1/ओमेगा 2c और माइनस, गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग चीज़ें हो गई। तो एक बार अपन पूरा एक साथ ही लिखते हैं, फिर ही अपने समझ में आएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पूरा एक साथ लिखो, मैं लिखूँगा ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c, इसमें से इसको माइनस किया माइनस ओमेगा 1l और माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1/ओमेगा 1c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 1l, यानी l को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। फिर माइनस का 1/ओमेगा 2c प्लस का 1/ओमेगा 1c, तो प्लस अपन लेंगे तो और प्लस का 1/c बाहर निकाल लो तो 1/ओमेगा 1 माइनस का 1/ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको एलसीएम लो, ये तो ऐसे कैसे l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू प्लस 1/c और एलसीएम लेंगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम आएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या रहेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। अब देखो ये तो ऐसे कैसे चलने दो एक बार, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1l प्लस 1/c और यहाँ पे क्या आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके इक्वल आया है 1/LC, तो 1/LC इक्वल्स टू 2r। c से c कैंसिल, l ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1l और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1l कितना हो जाएगा 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1l इक्वल्स टू 2r। 2 से 2 कैंसिल तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके इक्वल आ जाएगा r/l आ जाएगा। फिर अपन को पता है कि क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले क्या है, क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले क्या है, एक तो था ओमेगा r/ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा ओमेगा RL/r, यानी कि एक्सल रेजोनेंस पे अपॉन r बन जाएगा। और रेजोनेंस पे एक्सल और XC आपस में इक्वल होते हैं तो ये भी हो सकता है XC रेजोनेंस पे अपॉन r, और XC क्या होता है 1/ओमेगा c, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा r/c/r, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी अपने पास में निकल के आते हैं, किसके क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले अपने पास यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। और देखो और अपन कैसे लिख सकते हैं, तो एक तो फॉर्मूले अपने पास में ये आ गए, ठीक है, एक्सल r/r XC r/r 1/ओमेगा r/c/r हो गया। तो जैसे वैल्यू दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्वालिटी फैक्टर की वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। ये तो अपने पास ये फॉर्मूले आ गए। फिर अपने पास में ये भी था कौन सा, ठीक है, एक फॉर्मूला और आया था, एक फॉर्मूला आया था ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू r/l आया था। तो यहाँ से देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यदि अपने पास में r/l आया है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कहाँ गया, हाँ ओमेगा r स्क्वायर क्या होता है 1/LC होता है, तो ओमेगा r स्क्वायर अपने पास में 1/LC होता है, या फिर यही फॉर्मूला याद रखो Q इक्वल्स टू होता है ओमेगा r/ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या ओमेगा 2l/r या XL r/r या XC r/r या 1/ओमेगा r/c/r। ये अपने पास में क्या निकल के आते हैं क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो एक क्वालिटी फैक्टर वाला टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, तो डेरिवेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बाकी फॉर्मूले तो याद रखने हैं, फॉर्मूले में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इसमें ये समझो कि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इसमें जैसे आएंगे वैसे ही फॉर्मूले अपन को काम में लेने हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका और क्या बना था, एक फॉर्मूला अपन ने अभी बनाया था, इसका कौन सा फॉर्मूला आया था, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की फॉर्मेट में अपन ने जो फॉर्मूला बनाया था वो क्या आया था FR/F2 माइनस F आया था इस तरह का, ठीक है। ये अपने पास में एक फॉर्मूला और निकल के आया था, ठीक है। तो ये अपने पास में फॉर्मूले निकल के आते हैं यहाँ पे। फिर देखो यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है, ओमेगा r तो क्या होता था 1/√LC होता था, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है r/l, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा l/r, उल्टा कर दो, ओमेगा r की जगह 1/√LC और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह r/l। फिर देखो इसको और आगे बढ़ाओ, यदि इस पूरे 1/r को तो ऐसे निकाल लो और इस पूरे को रूट में ले जाओ, इस पूरे को,
तो एल को तो रूट मिल जाएगी एल स्क्वायर अपॉन एल सी, एक एल से एक एल कैंसिल, तो एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी। ये फॉर्मूला और निकल के आता है क्वालिटी फैक्टर का। तो बहुत सारे फॉर्मूले, यदि एल सी आर ही दे रखा है, क्वालिटी फैक्टर पूछा है तो अपन ये काम में ले लेंगे, ठीक है। ओमेगा आर दे रखा है तो फॉर्मूला ये काम में लेंगे, ये वाला। एक्सएल आर कुछ दे रखा है तो फॉर्मूला ये वाला काम में लेने हैं, एक्सी आर दे रखा है तो फॉर्मूला ये वाला काम में। तो जैसे वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर वाला टॉपिक, अच्छा टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पढ़ते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, और कोई डाउट हो तो पूछते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।